वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं थिंक टैंक विद राशिद हिजाज़ी और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब समीउल्लाह खान बरकी साहब, जनाब राजा मोहम्मद उमर साहब और जनाब सरदार तनवीर सरवर साहब। बरकी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। सरदार साहब ने बात की है सिस्टम की, बड़ी अच्छी खूबसूरत बात की। आपसे मैं उसी हवाले से आगे बात लेकर चलता हूँ कि आप समझते हैं कि ये जो मौजूदा सिस्टम है जिसके तहत आपकी पार्टी ने भी हुकूमत की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की, अब वो पीटीआई हुकूमत कर रही है, सिस्टम हुई, निजाम हुई, ये सिस्टम क्या अवाम के लिए बाराबर हो सकता है, समरावर हो सकता है, या कि उसी तरह बदमाशी की लूटमार जारी रहेगी? ये सब बात यह है कि बहुत अच्छी गाड़ी हो ना, उसमें जब आप नालायक या ड्राइवर बिठा देना तो उस गाड़ी का कसूर नहीं होता, उस ड्राइवर का कसूर है। पाकिस्तान का इस वक्त का जो मसला है ना, वो ड्राइवर का कसूर है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक आइडियल मुल्क है और सीपैक के मुकम्मल होने से पाकिस्तान एक फेवरेट मुल्क पूरी दुनिया में बन जाएगा। और पाकिस्तान में ऐसी बहुत से वो हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कि इससे आइडियल और इससे बेहतर मुल्क पूरी दुनिया की तारीफ को अगर आप उठा लें और पाकिस्तान की उसको उठा लें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा हमारे ऊपर एहसान है। लेकिन जो सिस्टम अब बात हुई थी, जो हाई कोर्ट ने जो बात की थी, देखिए 73 साल की तारीख को उठा लें, 73 साल में किसी हाई कोर्ट ने, किसी अदालत ने इस तरह के अल्फाज नहीं किए। वो अल्फाज क्यों किए गए? ये जो मौजूदा हुकूमती जो निज़ाम है, अगर आपने कहा कि वो रियासत की बात की, इसमें कोई शक है, लेकिन उस रियासत का हमारा पार्लियामेंट्री निज़ाम है, हमारा पार्लियामेंट्री निज़ाम है, हमारा रियासत चलता है, उसके फैसले कहाँ से होते हैं? पार्लियामेंट से। तो 73 साल में अदालत ने कभी कोई ऐसा बयान नहीं दिया। इस बदतरीन हुकूमत, इस बदतरीन पीटीआई के दौर में अदालत भी मजबूर हो गई कि आज यहाँ पे ये हालात बन गए जो कि मौजूदा हालात है। मौजूदा हालात उनके क्या हैं आपके सामने है। जी, आप राजा साहब क्या बताएंगे कि कुछ ऐसी सूरत हाल है कि जिस मुल्क में इन्होंने कहा पार्लियामेंट, इसमें कोई शक ही नहीं कि पार्लियामेंट सॉवरन अदारा है, सबसे बड़ा आईनी अदारा पार्लियामेंट ही, और पार्लियामेंट से सारे होते जन्म लेते हैं, सदर ममलकत हो, वज़ीर आज़म हो, वज़राए आला हो, कैबिनेट हो, पार्लियामेंट से आती है। तो पार्लियामेंट किनसे बनती है? अवाम के वोटों से। अवाम वोट देते हैं और नुमाइंदे पार्लियामेंट का उनको होते हैं, करते हैं। सवाल ये है, बात हो रही है अवाम की, तो पार्लियामेंट में जाकर अवामी नुमाइंदे अवाम को क्यों भूल जाते? मैं ये इस हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो टेन्योर देख रहा हूँ मैं, इससे पहले भी बहुत सारी गवर्नमेंट्स आई हैं, बल्कि मुझे इस जो गवर्नमेंट का अभी तक जो है ना, मतलब कोई लायामल समझ नहीं आया। मेरा सवाल ये है कि हुकूमत वोट, अवाम के वोट होते हैं। मैं फिर सवाल दोहरा देता हूँ, वो बातें हो चुकी हैं, हर इसमें ये बात हुई है मौजूदा हुक्मरान में। अब बात ये हो रही है कि अवाम के वोट है और यहाँ नारे लगाए जाते हैं कि वोट को इज्जत हो। बहुत बड़ा नारा है, वोट को ना भी नारा लगाए तो वोट काबिल मोहतरम होता है, क्योंकि वोट के जरिए ये वहां पर पहुंचे होते हैं। तो जब पहुंचते हैं उधर पार्लियामेंट में पहुंचते हैं, जहां से सारे हुकूमती मनसब और काबीना और सदर, वजीर आजम, तो जितने होते हैं वहीं से जन्म लेते हैं। इवन अपोजिशन भी वहीं से, कमेटियां भी वहीं से बनती हैं। तो पार्लियामेंट में जाकर अवाम को क्यों भूल जाते हैं? ये मेरा सवाल है। यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि नहीं भूलना चाहिए अवाम को, जिनके वोटों की पर्ची से आप इक़्तिदार में आए हैं, तो उनकी जो है ना जरूरतों का, उनके रोजगार का ख्याल रखना चाहिए। तो मैं मेरा फिर वजाहत कर दूं, मैं इसमें कमेंट कर दूं। खाली एक छोटी सी बात यह है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये अवाम के वोट से आई ही नहीं है। अवाम के वोट से आई होती है तो इनको समझ आता है कि अवाम के वोटों से आते हैं। चलो बात हो गई है, तो चलो ज्यादा सवाल हो गया ना, आपने नहीं आई, इस पे कोई परवान करेंगे, लेकिन जो अवाम के वोटों से आते हैं, अब बात क्लियर होगी कि वहां पर अपोजिशन भी बैठी होती है, हुक्मरान बैठे होते हैं। जब उनकी मराद का बिल आता है ना, तनख्वाहों का, जब उनकी अपने इख्तियारात का आता है, जब उनके अपने आता है घरों का, भाईजानों के सफर का, रेलवे के टिकट का, फैमिली की मराद का और उनके जो बिल बढ़ाने का, फौरी तौर पर सेकंड मिनट लगते हैं, इकट्ठे होते हैं, टकाटक वो बिल पास हो जाते हैं। कभी इस तरह की अवामी फिर का, अवाम के मसले के हल करने का कभी इस तरह की शफाफी और बेताबी देखी है अपने अरकान पार्लियामेंट में, कि अपने अवाम के लिए इसी एहसास के साथ
कुछ कारकर्दगी दिखाएं। बात तो ये है, इसमें मैं किसी पार्टी का जिक्र कर ही नहीं रहा हूँ। जी आप क्या कहते हैं अपना साबक मुशीर आजाद कश्मीर, आप भी सदारती वानों में तो आप ही रहे सरदार साहब। ऐसा है कि जैसे कि आपने सवाल किया था अपना हिसाब से कि लोग जाके वहां पे क्यों भूल जाते हैं, भूलते वो इसलिए हैं कि बेसिक जब वोट लेते हैं तो कभी उन्होंने दिल में ये बात रखी नहीं होती कि वापस इनका कोई 5 साल काम भी करना है, क्योंकि उनका वोट लेने का तरीका ही गलत है। फिर बात घुमा के उसी सिस्टम के ऊपर आती है। जब आपने अपना बल्दियाती सिस्टम खत्म कर दिया है, ठीक है, आप एक सिस्टम को खत्म करके दूसरे को कैसे चला सकते हैं? एक बल्दियाती सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके तहत हर आदमी अपने लोकल काउंसलर तक या लोकल चेयरमैन तक पहुंच सकता है। एक आम आदमी का बस की बात नहीं है कि वो किसी एमपीए या एमएनए तक पहुंच सके, ठीक है। एमपीए और एमएनए तो आके इस तरह वादा करते हैं कि जैसे कहते हैं कि अगर कल तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं हाजिर हूंगा और मैं 5 साल खड़ा रहूंगा, क्योंकि बात ही झूठ की बुनियाद पर, झूठ भी उनको इसलिए बोलना पड़ता है कि सिस्टम नहीं है। आप एक सिस्टम को तो प्रॉपर तरीके से राइज करें ना, इसमें किसी भी पार्टी का कोई कसूर नहीं है। जो भी पार्टी आई भी है आज भी बैठ के इस सिस्टम के ऊपर काम करें जो सिस्टम बनाया हुआ था इन्होंने 1973 के आइन में। उस आइन के तहत अगर ये आज भी चलना शुरू करें तो इनकी चीजें ठीक हो जाएंगी, ये लोगों के काम करना शुरू हो जाएंगे। बल्दियात को बनाएं, बल्दियाती इलेक्शन करवाएं, उसके बाद अपने जनरल इलेक्शन करवाएं। जो जमात आती है, जो भी इससे पहले भी है, जो आज भी, वो हमेशा इसी बात से डरते हैं कि अगर हमने बल्दियाती अदारे बना लिए तो हमारे एमपीओ और एमएनएस के फंड्स जो उनसे वो उधर शिफ्ट हो जाएंगे। वो फंड्स इनके नहीं है, वो लोगों के फंड्स है। वो पैसा लोगों तक पहुंचना है, वो पैसा लोगों की गलियों तक पहुंचना है, वो पैसा लोगों के घर के नलकों तक पहुंचना है। जो पैसों के इनको इस बात का एहसास ही नहीं है कि किसी के घर पे पानी है नहीं है, बिजली है नहीं है। ये इस सिस्टम की डेफिनेशन की है हाई कोर्ट ने उठ के कि ये अशराफिया सिस्टम है, ये सिस्टम है। जी जी, एक बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया, थैंक यू सरदार साहब। बल्कि साहब इन्होंने कहा कि अवाम के मसाइल जुड़े होते हैं निचली सतह पर, जिससे उन्होंने बड़ा जिक्र किया, सफाई के हैं, पानी के हैं, गली नालियों के हैं, और वो जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर बल्दियाती अदारों की, जिली हुकूमतों की, मुकामी हुकूमतों की। तो इनका कहना यह है कि जब तक बल्दियाती निजाम को मौसर नहीं बनाया जाता, जिली हुकूमतों को मजबूत नहीं बनाया जाता, और जो निचली सतह तक अवाम के नुमाइंदे जिनका प्रायः रास्ता होता है, उस निजाम को आप एक्टिवेट नहीं करते हैं तो फिर अवाम के मसाइल हल नहीं होंगे। ऊपरी सतह पर तो फिर वो शराबी अपना खेल खेलती रहेगी। आप क्या कहते हैं इस सिलसिले में बल्दियाती निजाम की मजबूती के बारे में, क्यों मजबूती बनाया? देखो, इसमें बिल्कुल कोई दूसरी राय नहीं है। सेनेटर साहब ने कहा है, देखिए हमारी पिछले 5 साल में बल्दियाती निजाम भी था, उस बल्दियाती निजाम का एक बेहतर रिजल्ट था। अभी ये जो मौजूदा हुकूमत है ये तो बल्दियाती इलेक्शन से ही तो डर रहे हैं ना, क्योंकि इनके पास कारकर्दगी है नहीं, कुछ इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। इस खौफ से इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं कि अवाम हमें वोट नहीं देगा, क्योंकि अगर बल्दियाती में आज इलेक्शन कर लें, ये गज ये मैदान, तो अगर पीटीआई को किसी ने भी वोट कहीं से भी उनको वो हुआ। दूसरी बात ये कि सर आपने कहा कि मतलब अवाम के मफाद में कोई बिल क्यों नहीं आता, उसके लिए क्यों नहीं, तो सर हम तो यही तो पिट रहे हैं कि 2 साल में इस हुकूमत ने कोई एक बिल भी ऐसा ले आया हो जो आवाम की बेहतरी के लिए हो या मुल्क की बेहतरी के लिए हो, और किसी अपोजिशन ने उसकी मुखालफत की हो। क्यों? क्या अपोजिशन तो चाहती है कि मुल्क चले, अपोजिशन तो चाहती है कि मुल्क के लिए कुछ करें, लेकिन ये तो कर ही नहीं रहे। फेसबुक की बनी हुई पार्टी, फेसबुक से मिली हुई हुकूमत, फेसबुक की पार्टी और फेसबुक की तरफ पे हुकूमत भी फेसबुक पे चला रहे, तो वो आपके सामने ही है जो फेसबुक वाली हुकूमत पार्टी थी फेसबुक पे चल रही है और हुकूमत भी फेसबुक पे ही है। अच्छा राजा साहब, आप ये बताएं कि बल्दियाती निजाम जाहिर है किसी भी मुल्क में अवामी मसाइल के हवाले से जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, इनका एक्टिव होना, इनका इफेक्टिव होना, इनका मतलब फाल होना और मौसर होना, मजबूत होना, ये बड़ा जरूरी है। जिनको आप बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क कहते हैं, वेस्ट के मुल्क कहते हैं, तो काउंटी सिस्टम, बल्दियाती निजाम, सारे मसाइल वही हल होते हैं। वो पार्लियामेंट में जाकर अवामी ये तो वहां पर जो अदारे हैं असल अवामी मसाइल को हल करने के लिए, उनको मजबूत और मौसर क्यों नहीं बनाया जाता? इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले दौर में बल्दियाती अदारे काम कर रहे थे, लेकिन इख्तियार सफाई गवर्नमेंट के पास एक बेइख्तियार नुमाइंदे बनाकर नमाइशी, और अब तो उतना भी नहीं रहा। लेकिन हालांकि पीटीआई के मंशूर में एक मजबूत मौसर जिली हुकूमतों के निजाम का खाका मौजूद है, लेकिन नहीं हुआ कुछ।
तो असल जो मतलब है थोड़ा बहुत जनरल मुशर्रफ के दौर में नजर आया था, जब दिल्ली हुकूमत बात तैयार थी और बिल्कुल लोगों के तरक्याती मसाइल की हल भी हुए थे और तो इस तरीके से बलदियाती निजाम एक तजिया की से मैं तजिया चाहूंगा आपका पार्टी से अब होगा, क्योंकि थोड़ी सी बात मेरिट पे भी आ जाए। निजाम के हवाले से बात हुई और उसी तरफ से ही सरदार साहब की तरफ से बलदियाती निजाम का बहुत खूब, क्योंकि अवामी मसाइल जुड़े हुए हैं लोकल बॉडीज के, तो लोकल बॉडीज को एक्टिव एंड इफेक्टिव कि वो जो सूबाई और मर्जी हुकूमतों के तसल्लुत से आजाद हो। फिर तो वही बात हो गई कि एमपी एमएलए की मर्जी चल रही है तो वो बेचारे घोड़े बनकर बैठे होते हैं उधर। किस तरह मौसर और मजबूत बनाया जा सकता है बलदियाती निजाम को बतौर तजिया का? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि बलदियाती निज़ाम जो है ना बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड में जो भी है मामलात, वो जो लोगों की रोज़मर्रा के मसले मसाइल हैं, वो जब तक सिस्टम में बलदियाती सिस्टम नहीं होगा तो वो मैनेज नहीं हो सकेंगे। और जिसकी वजह से मैनेज जब आपके देखें पार्लियामेंट में तो वो जो बैठे हुए हैं किस तरह हो सकता है? आप मेरा सवाल ये है कि किस तरह इसको मौसर बनाया जाता है बलदियाती निजाम को, एमपीएस और एमएनए की दस्तबरुद से किस तरह इनको बलदियाती नुमाइंदों को आजाद और खुद मुख्तार बनाया जा सकता है? देखिए वो बेसिक क्वेश्चन उस हिसाब से इस ये गवर्नमेंट बलदियाती जो बलदियाती इलेक्शन है वो जब आपकी ऊपर वाली गवर्नमेंट आपकी जो है एमएनएस एमपीएस ये जाहिर बात है गवर्नमेंट कराना चाहेगी बलदियाती निजाम अपने टेन्योर में तो वो हो सकेगा। तो ये नहीं, पहले भी मेरी बात हुई, ये रिकॉर्ड की बात है कि नवाज शरीफ के दौर में भी जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था तब वो हुए थे, अपने तौर पर नहीं करवाते, अपने तौर पर नहीं करवाते। ये जब फौजी हुकूमतें होती हैं तो उसको तो करवा देती हैं, उस वक्त असम्बलियां नहीं होती तो वो बलदियाती बनाती हैं। अवाम के लिए सही मानों में जो है ना पार्टी सियासत से मतलब पार्टी बनाते, पार्टी की सियासत जरूर आए, लेकिन एमएनए एमपीएस का सूबाई गवर्नमेंट का वफाकी गवर्नमेंट का लगाओ, लोकल गवर्नमेंट खुद मुख्तार हो। बिल्कुल मैं तजवीज पूछ रहा हूँ आपसे कि कैसे हो सकता है? यही है कि देखें, अगर जिस तरह आपने अभी बताया कि भी इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और हुआ, तो उससे जो अगर चीजें बेहतर हुई हैं तो इस हुकूमत वक्त को भी यही चाहिए कि भी अपना बलदियाती निज़ाम जो है ना लेके आए और जो है ना अपने जो ग्राउंड में है, ठीक है, उन चीजों को अवाम की जो जरूरियात जिंदगी है उस चीजों को मजबूत करें ताकि ये आगे कोई इनके लिए बेहतरी हो सके। बेहतरी हो सके। सरदार तनवीर सरवर साहब, आप चूंकि ये तजवीज आपकी तरफ से आई है, गोल्डन प्रपोजल, बहुत जबरदस्त तजवीज है, अल्लाह करे कि हमारी जमहूरियत इस पर सवार हो, ये जो लोकल बॉडीज है ये मजबूत हो, मौसर हो, अपने नुमाइंदे से कौंसलर से अवाम डायरेक्ट पूछ सके हाँ ये क्या हो रहा है, लेकिन वो उससे आजाद होंगे। ये ना पूछे मैं अपने एमपी को पूछ के दसांगा या मेरा मैंने क्या कहेगा। आप क्या इसमें प्रपोजल क्या देते हैं अपने इस तजवीज के मजीद सपोर्ट करते हुए? देखिए, इसमें मैं चूंकि बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे मुल्क में जो पिछले 73 साल में जो तीन गवर्नमेंटें जो कामयाब हुई, जो होनी नहीं चाहिए कभी भी, मैं ये भी आपको दिल से एज ए पॉलिटिकल वर्कर कहूँ, वो सारे फौजी दौर थे, अयूब खान का दौर, जियाउल हक का दौर और मुशर्रफ का दौर, ठीक है। ये मैं बड़े बुरे दिल से ये बात कह रहा हूँ, ठीक है। मगर वो कामयाब इसलिए रहे कि उन्होंने बलदियाती सिस्टम को ऑन किया, ठीक है। बलदियाती सिस्टम ही वाहिद एक ऐसा सिस्टम है जिस तक हर बंदा एक नॉर्मल से नॉर्मल आदमी तक भी पहुंच सकता है, ठीक है। ये कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो पाकिस्तान में, बेसिकली अगर आप उसको थोड़ा सा पीछे से करके देखें तो ये एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम की एक पहचान है कि हमारे यहाँ जब भी कभी फौजी गवर्नमेंट्स आई हैं तो वो एक किस्म का प्रेसिडेंशियल सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वो बड़े आराम से अपने बल्दियाती अदारे बनाते हैं, वहां के मेयर बनाते हैं, वाइस मेयर बनाते हैं, चेयरमैन बनाते हैं, काउंसलर बनाते हैं, और लोगों का जो पैसा होता है वो लोगों तक ही पहुंच जाता है। हमारी इस पूरी दुनिया में या पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर जो जिस शहर का पैसा होता है ना वो उसी शहर पे लगना होता है, ठीक है, और उसका हाँ उसी पे लगना चाहिए, बट यहाँ पे जो नहीं लगता माजरत के साथ। मगर जब ये बल्दियाती अदारे बने हुए होते हैं तो ये सारे का सारा पैसा उन काउंसलर तक, क्योंकि काउंसलर आके एक गली में वादा करके गया होता है कि मैं ये गली पक्की करवाऊंगा और मैं ये नलका लगवा के दूंगा, तो उसको बंदा दूसरे चौथे महीने पकड़ता है कि मेरी गली पक्की करवा के दो और मुझे नलका लगवा के दो, ठीक है। इस सिस्टम को हमारे जब से मुशर्रफ का दौर खत्म हुआ है, क्या किसी भी गवर्नमेंट का दौर रहा हो, उन्होंने कभी बिल्कुल दिल से नहीं चाहा कि बल्दियाती सिस्टम आए, और यही मेन वजह है
کہ یہ بلدیاتی سسٹم کو ختم کرتے ہیں، اسی وجہ سے ان کا کوئی اور سسٹم نہیں چلتا۔ اگر یہ چینل وائز اپنا بلدیاتی سسٹم میں کونسلر کام کرے گا، میئر کام کرے گا، ایم پی اے کا کام ہے وہ پروویژنل سنبھالے گا، اور ایم این اے کا کام ہے وہ آ کے نیشنل اسمبلی میں آپ کے بل پاس کروائے گا۔ یہ ایک چینل تھا، اس چینل میں سے آپ نے ایک چیز نکال دی ہے جس کی وجہ سے آپ کا سسٹم بالکل عوام سے کٹ گیا۔ بڑی سی باتیں ہو رہی ہیں، اور میں چاہوں گا کہ ان موضوعات پر باتیں ہوتی رہیں، کوئی نہ کوئی راستہ تو نکلتا نہ کوئی پروپوزل تو آتی ہے نا۔ اب چلتے چلتے تھوڑی سی بات میں اپنے پینلسٹوں سے وہ کرنا چاہوں گا، کچھ ہم عالمی معاملات سے اور حالات سے بھی بے خبر تو نہیں رہ سکتے، تعلق بھی نہیں رہ سکتے، بات کرنا پڑ جاتی ہے، اور اتنا خوبصورت پینل میرے پاس موجود ہو، میں ان سے نہ پوچھوں، ضرور پوچھوں گا کہ جو اسرائیل کا معاملہ چلا ہے کہ ہمارے ایک یہ اسلامی دنیا میں ہلچل مچ گئی ہے، متحدہ امارات نے UAE نے تسلیم کر لیا اسرائیل کو، اور اس کے نتیجے میں کچھ ایک تناؤ کی بھی کیفیت آ گئی ہے، اور پاکستان پر بھی اس کے اثرات آ گئے ہیں۔ تو جناب سمیع اللہ خان برقی صاحب، میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا۔ دیکھیں، اس میں تو جناب صاحب کا اجلاس میں بڑا واضح موقف ہے، اور وہ پاکستان کا موقف ہے، اور وہ ہونا بھی چاہیے۔ موجودہ حکومت کا بھی وہی موقف ہونا چاہیے، اپوزیشن کا بھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ قوم کا ایک وہ ہونا چاہیے کہ یہ اس مطلب جس کو کہتے ہیں کہ ناجائز مطلب بچہ اس کو کہا گیا تھا، یا ناجائز اولاد اس کو کہا گیا تھا، کہ مطلب قائد اعظم محمد علی جناح کی یہ کوٹ الفاظ ہیں جو اسرائیل کے بارے میں، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کسی بھی صورت۔ اس کی نہ حق میں ہیں، نہ ہوں گے، نہ ہونے چاہیے۔ بڑی کلیئر رائے آپ کی آئی، اور ناظرین یہ وہ رائے ہے جو کہ بابا قوم بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کا واضح فرمان ارشاد ہے، اور اس پہ تو ہمیں اتفاق ہونا چاہیے نا، اس پہ تو ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے نا۔ اور بنیادی پالیسی اسرائیل کے بارے میں یہی ہونی چاہیے جو قائد اعظم نے کہہ دی تھی کہ وہ ایک ناجائز بچہ ہے، اور ناجائز بچے کو اون نہیں کیا جاتا۔ اب یہی سوال، یہی بات، یہی میں جاننا چاہوں گا اپنے اینالسٹ سے، جناب راجہ محمد عمر صاحب سے، کہ یہ جو کیفیت بنی ہوئی ہے اسرائیل کے حوالے سے، پاکستان کا موقف کیا ہونا چاہیے؟ کوئی نیمے دروں کوئی مختلف باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ جی بالکل، جس طرح کے اس حوالے سے آج بھی جو ہے وہ اس حکومت وقت ڈپٹی اسپیکر صاحب کا بیان تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ واضح چیز ہے کہ اسرائیل کو جو ہے نا ہمارا جو ہے نا ہم اس چیز کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے۔ تو اچھا اقدام ہے، جو کہتے ہیں کہ اگر مثال ہے کہ اگر آپ کوئی اچھا کام ایسا کریں گے تو پورا ملک اس حکومت کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے اچھے۔ تو یہی ہمارے بابا قوم جو ہے نا وہ قائد اعظم کا بھی یہی جو ہے فرمان ہے کہ اس کو جو ہے نا بالکل ہرگز کسی صورت میں اس کو جو ہے نا ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے اسرائیل کو۔ تو اس میں بڑی بات ہے بابا قوم کی، جب بات یاد آتی ہے سامنے تو ظاہر ہے سر تسلیم خم کرنا پڑتا اور کرنا چاہیے۔ کوئی چیز تو ہمارے اتفاق اور اتحاد کی نظر ہونی چاہیے، اور بابا قوم نے قائد اعظم محمد علی جناح نے پیغام ہی دیا تھا۔ اور اس میں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی جس طرح یہ اگر حکومت وقت اس چیز پہ انہوں نے یہ بات کی ہے، تو اس پہ میرا خیال ہے کہ ہم کسی بھی جماعت اختلاف نہیں، اور ساری جماعتیں یکساں۔ یہ ایک ایسا بڑی اچھی سمیع اللہ خان برقی صاحب نے ہمیں ایک بنیاد دے دی، اور وہ قائد اعظم کا فرمان ہے۔ اور قائد اعظم نے ایک اور بات بھی کہی تھی، کیونکہ ہمارے جو مسئلے ہیں نا کشمیر، فلسطین اور کشمیر، یہ جڑے ہوئے مسئلے ہیں، سیم مسئلے ہیں، اور قائد اعظم کی زندگی کے معاملات اور رہنمائی وہ دے گئے ہوئے ہیں۔ اسرائیل کے بارے میں یہ کہا، کشمیر کے بارے میں کہا کہ یہ پاکستان کی شاہراہ ہے۔ تو کشمیر اور فلسطین عالم اسلام کے، اسلامی امہ کے دو بنیادی مسائل ہیں، اور اسی مسائل پر، اسی ایجنڈے پر OIC کی تشکیل ہوئی تھی، لیکن OIC بھی خاموش بیٹھی ہے۔ آپ صدر آزاد کشمیر کے سابق ایڈوائزر ہیں، آپ بتائیں کہ جو فلسطین اور کشمیر کا جو مسئلہ ہے، اس سلسلے میں پاکستان کا جو سٹینڈ ہے، جو موقف ہے، میں یہ کشمیری آواز سے سننا چاہتا ہوں۔ پہلے تو میں ایک چھوٹا سا ضرور 1 منٹ لوں گا کہ قائد اعظم سے پہلے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ یہودی کبھی آپ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ جب یہودی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا تو اسرائیل ہمارا کبھی دوست نہیں ہو سکتا، بے شک کوئی بھی اس کو قبول کرے، ہمیں کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ کشمیر اور فلسطین کے بارے میں ایسا کشمیر پاکستان کی شہر ہے،
کشمیر بنے گا پاکستان. ٹھیک ہے, ہندوستان جو مرضی کر لے, ہندوستان جب تک ہمارے ساتھ لڑنا چاہتا ہے لڑ کے دیکھ لے, ہم انشاءاللہ کشمیر لیتے رہیں گے. اور کشمیر بنے گا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. کشمیریوں کی آواز ہے یہ, کشمیری بلبلا. آپ دیکھیں ہندوستان اور خاص طور پر جو ہندوستان کے زیر قبضہ مقبوضہ کشمیر ہے, وہاں کے لوگ پاکستان کا پرچم اٹھا کر وہ یہ بلند آواز میں کہتے ہیں کہ تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور لے کے وہ کیا جی, کشمیر بنے گا پاکستان. اور ہم بھی کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان. میں اپنے پینلسٹوں جناب سمیع اللہ خان برکی صاحب, جناب راجہ محمد عمر صاحب, جناب سردار تنویر سرور صاحب کا بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بڑی دل پذیر گفتگو ہوئی, بہت کلیئرٹی کے ساتھ باتیں ہوئی. انشاءاللہ آئندہ پھر کبھی اسی پینل سے بات ہوگی. اور ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. راشد حجازی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.